हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम चैप्टर 9 आर ट्री के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। नीचे जो है इस पोएम की समरी दी गई है। फर्स्ट ब्लैंक में आपको पुशेस फिल करना है। फॉर मैनी ईयर्स द ट्रंक ऑफ द ट्री पुशेस द स्काई टू ग्रो हायर एंड हायर। काफी साल तक जो पेड़ का तना था वो बड़ा होने के लिए स्काई को पुश करता है। तो यहाँ पर आपको पुशेस फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रांचेस ग्रो लॉन्ग एज इफ दे वर स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स एंड रीचिंग आउट फिंगर्स। यहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग और इस वाले ब्लैंक में रीचिंग आउट फिल करना है, क्योंकि जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ की वो जब बड़ी होती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो अपने आर्म्स को फैला रही हैं, स्ट्रेच कर रही हैं और इसी तरह से अपने फिंगर्स को भी रीच आउट कर रही हैं। इसका मतलब भी फैलाना होता है। तो यहाँ पर आपको रीचिंग आउट फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देयर हैड बीन एन एल्म आउटसाइड हिज स्कूल whose shadow could be seen across the playground। यहाँ पर आपको एल्म फिल करना है। एल्म का मतलब होता है एक टॉल ट्री, एक लंबा ट्री जिसकी पत्तियां बहुत ज्यादा चौड़ी होती हैं। तो स्कूल के अंदर एक एल्म था जिसकी शेडो प्लेग्राउंड में देखी जा सकती थी। तो यहाँ पर आपको शेडो फिल करना है। नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीकर फेल्ट सैड व्हेन दिस ट्री वाज कट ऑफ बाय सम मेन विद इन 10 मिनट्स। स्पीकर को बहुत ज्यादा बुरा लगा था जब ट्री को काटा गया था कुछ लोगों के द्वारा, और ये काम सिर्फ 10 मिनट में हो गया था। तो यहाँ पर आपको कट फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको ब्रीफ में शॉर्ट में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द आर्म्स इन द लाइन 3 रेफर टू। लाइन 3 में द आर्म्स किसको रेफर करता है, किसके बारे में बताता है। आंसर है द आर्म्स इन द लाइन 3 रेफर टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लाइन 3 में द आर्म्स ट्री की ब्रांचेस के बारे में बताता है। ये ब्रांचेस को, शाखाओं को रेफर करता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू वुडन फिंगर्स इन लाइन 4 रेफर टू। लाइन 4 में वुडन फिंगर्स किसके लिए यूज किया गया है। इसका आंसर है वुडन फिंगर्स इन लाइन 4 रेफर्स टू द स्टेम एंड द ट्विग्स ऑफ द ट्री। वुडन फिंगर्स पेड़ के तने और उसके टहनियों के लिए यूज किया गया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। इस क्वेश्चन में पोएम की बिगनिंग और उसके एंडिंग में जो कंट्रास्ट है, जो अंतर है, उसके बारे में बताना है। इसका आंसर है इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम द पोएट वॉज इन द हैप्पी मूड एंड इट रेफर्स टू द लॉन्ग ईयर्स दैट टुक द ट्री टू ग्रो while in the end he became sad to see that the tree was cut down by 3 men in few minutes। पोएम की शुरुआत में, उसकी बिगनिंग में जो पोएट था वो बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में था, वो बहुत अच्छा फील कर रहा था, खुश था। और पोएम के शुरुआत में ये बताया गया था कि जो पेड़ होता है उसको बड़ा होने में काफी साल लग जाते हैं। लेकिन इस पोएम के एंड में जो पोएट था वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, और वो इसलिए दुखी था क्योंकि उसने देखा था कि 3 लोगों ने कुछ ही मिनट्स में उस ट्री को काट दिया था। इस तरह से यहाँ पर पोएम के बिगिनिंग में और एंड में कंट्रास्ट दिखाया गया है। इसके बाद सी पार्ट देखते हैं। The poet has used some imaginative metaphors and beautiful similes in the poem. In the table given below are some extracts from the poem. Mention whether the extract is a simile or a metaphor. पोएट ने इस पोएम में मेटाफर्स और ब्यूटीफुल सिमिलीज जो पोएटिक डिवाइस है उनका यूज किया है। नीचे टेबल में कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, उसमें बताना है कि किस एक्सट्रैक्ट में सिमिली है और किस में मेटाफर है। तो टेबल देखते हैं। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हैं जो पोएम से लिए गए हैं। यहाँ पर लिखना है मेटाफर और सिमिले किसमें हैं। सिमिले और मेटाफर दोनों को पहचानने के लिए अगर आप देखेंगे इन सेंटेंसेस में लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें लाइक वर्ड यूज किया गया है।
तो जहां पर भी सेंटेंस में लाइक, एज इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं वहां पर सिमिली होती है। तो यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में लाइक, एज ये वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं तो आप इजीली पहचान सकते हैं यहाँ पर सब में मेटाफर है। लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस में लाइक का यूज किया गया है तो यहाँ पर सिमिली होगी। तो तीनों में आपको मेटाफर लिखना है, लास्ट वाले सेंटेंस में सिमिली लिखनी है। इसके बाद हॉट्स क्वेश्चन देखते हैं। What does the poet want to convey by saying it took 10 minutes? Discuss with your partner. पोएम में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इट टुक 10 मिनट्स, तो इसके थ्रू जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है ये आपको अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करना है। इसका आंसर है द पोएट वांट्स टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पीपल हु कट ट्रीज फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। पोएट जो है उन लोगों को एक बहुत ही मजबूत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है जो लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए इन ट्रीज को काट देते हैं। Through this line, the poet wants to convey that a tree takes so many years to grow and gives fruits, flowers, and shade to everyone. But we human beings are so selfish that we do not think for a second and it is cut down in 10 minutes. इस लाइन के थ्रू जो पोएट है ये बताना चाहता है कि एक ट्री को बड़ा होने में, ग्रो करने में काफी साल लग जाते हैं और ये पेड़ सबको फ्रूट्स देता है, इससे फ्लावर्स मिलते हैं और इससे छाया भी मिलती है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स इतने सेल्फिश हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं और इसको काट देते हैं और जिसको करने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ट्री को बड़ा होने में कितने साल लग जाते हैं, लेकिन जब हम इसे काटते हैं तो ये 10 मिनट में ही कट जाता है। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। द पोएट हैज मेंशन्ड मैनी फ्रेजेस एंड वर्ड्स इन द पोएम टेलिंग दैट इट टेक्स लॉन्ग फॉर ए ट्री टू ग्रो। डिस्कस। एक पेड़ को ग्रो करने में, बड़ा होने में काफी टाइम लग जाता है। इसको बताने के लिए पोएट ने पोएम में बहुत सारे फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज किया है, वो आपको बताने हैं। तो आंसर है द फ्रेजेस विच द पोएट हैज यूज्ड आर, फर्स्ट है पुशिंग द स्काई। सबसे पहले जो फ्रेज यूज किया है वो है पुशिंग द स्काई। इट मीन्स टू से दैट इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर ऑल ट्री टू रीच एंड टच द हाइट्स ऑफ द स्काई। इसका मतलब है कि जितने भी ट्री होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, उनको स्काई तक पहुंचने में और उसकी ऊंचाइयों को टच करने में काफी टाइम लगता है। इसके बाद सेकंड फ्रेज यूज किया है उन्होंने, स्ट्रेच द आर्म्स। The poet means to say that it takes long time for a tree to grow its branches. इस फ्रेज को कहने से पोएट का मतलब है कि किसी भी पेड़ को अपनी ब्रांचेस को बढ़ाने में काफी टाइम लगता है। थर्ड फ्रेज है रीच आउट विद देयर वुडन फिंगर्स टू ग्रो देयर स्मॉल स्टेम। इसका मतलब है अपने छोटे छोटे तने जो हैं उनको बढ़ाना। तो आप देख सकते हैं कि जो पोएट है उसने 3 फ्रेजेस का यूज किया है। इसके बाद लाइफ स्किल्स देखते हैं। इमेजिन दैट यू अडॉप्टेड अ प्लांट इन योर स्कूल और नियर योर हाउस। राइट 5 थिंग्स यू वुड डू टू हेल्प इट ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग बिग ट्री। कल्पना करिए कि आपने अपने स्कूल में या अपने घर के पास में एक प्लांट को अडॉप्ट किया है, उसे गोद लिया है, तो आप इस पेड़ की किस तरह से इसको बढ़ने में, एक बड़ा ट्री बनाने में हेल्प करेंगे। तो वो आपको 5 बातें इसमें लिखनी है। इसका आंसर है आई वुड डू द फॉलोइंग थिंग्स टू हेल्प द प्लांट टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री। फर्स्ट इज आई विल वाटर द प्लांट डेली। तो आप लिखेंगे मैं इसमें रोज पानी दूंगा। आई विल चेक इट एवरी डे। मैं रोज इसको चेक करूंगा ये ठीक चल रहा है या नहीं। तीसरा, थर्ड पॉइंट है आई विल मैन्योर इन इट टाइमली। मैं इसमें समय से खाद डालूंगा। फोर्थ है आई विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स ऑल्सो। मैं इसको जो एनिमल्स आसपास चल रहे होते हैं उनसे इसकी रक्षा करूंगा। और फिफ्थ है आई विल इंश्योर द अदर चिल्ड्रन डू नॉट हार्म इट। और मैं इसको अच्छे से इंश्योर कर लूंगा कि कोई दूसरे बच्चे आकर इसको हार्म ना पहुंचा सके। इसके अलावा आप कुछ और भी अपने व्यूज लिख सकते हैं। इसके बाद हम वैल्यूज देखते हैं।
You have observed that vast stretches of grassland that were the lungs of your town have been converted into concrete jungles. Discuss with your partner the possible consequences of the cruel activity. तो इसमें बताया गया है कि जितने भी ग्रास लैंड हैं वो कंक्रीट के जंगल्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इस क्रूएल एक्टिविटी के हमें क्या परिणाम मिलेंगे ये हमें डिस्कस करना है। तो इसका आंसर है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस क्रूएल एक्टिविटी कैन बी, फर्स्ट है इट विल प्रोड्यूस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर ऐसा होता जाएगा तो इससे इकोलॉजिकल जो हमारे पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इट कैन कॉज सॉइल इरोजन। इसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है। जो मिट्टी होती है पेड़ों की वजह से एक जगह बंधी रहती है, पेड़ नहीं होंगे तो बारिश की वजह से वो मिट्टी बह जाएगी और इस तरह से सॉइल इरोजन हो जाएगा। थर्ड है इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर। हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। और फिफ्थ है मैनी एनिमल्स विल नॉट गेट देयर फूड। बहुत सारे एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। लास्ट में राइटिंग स्किल्स हैं, इसे देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द वन महोत्सव प्रिपेयर ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन द टॉपिक सेव ट्रीज सेव लाइफ। वन महोत्सव के ओकेजन पर आपको एक स्पीच डिलीवर करनी है। उसका टॉपिक है सेव ट्रीज सेव लाइफ। स्टार्टिंग आप गुड मॉर्निंग से करेंगे और उसमें रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स लिखेंगे। इस तरह से आपको ये स्पीच लिखनी होगी। ये जो स्पीच है आप अपने वर्ड्स में भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उन सबको डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।